चलो तो बच्चों अपन लोग रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में ये कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन लोगों ने किए थे, याद है? और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgH whole twice that react with 441 ग्राम of H3PO4 for complete neutralization of the acid। तो कितना आएगा आंसर? होमवर्क दो दिए थे क्या? हाँ दो दिए थे, सॉरी सॉरी, दो क्वेश्चन थे, एक नहीं दो थे। तो दोनों डिस्कस करते हैं, एक काम करते हैं, पहले पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। करें डिस्कस, सब लोग रेडी हैं? चलो तो पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द मास ऑफ CH4 दैट रिएक्ट्स विद 320 ग्राम्स ऑफ O2 टू फॉर्म CO2 एंड H2O। इसको मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में। तो आ जाओ बच्चों, अपन डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो रिएक्शन मैं बताता हूँ, थोड़ा सॉल्यूशन डिस्कस कर लो, उसके बाद आंसर बताऊंगा। काफी लोगों ने आंसर भेज दिया है। तो रिएक्शन आएगी CH4 प्लस O2 गिविंग यू CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस नहीं करेंगे हम क्योंकि इक्विवेलेंट से करना चाहते हैं। अगर मोल मोल से करना होता तो बैलेंस करते हैं। ठीक है, एन फैक्टर जरूर निकालना है। तो मुझे बच्चों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जरा, CH4 में कितनी है? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट CH4 में -4। ऑक्सीजन की O2 में कितनी है? 0। अच्छा, राइट हैंड साइड पे आते हैं तो कार्बन की कितनी हो जाती है? +4। और ऑक्सीजन की कितनी हो जाती है? -2। वेरी गुड। तो अब अगर एन फैक्टर लिखें, हाइड्रोजन तो देखो बच्चों, यहां +1 में था और यहां भी +1 में, तो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आया। तो एन फैक्टर CH4 का कितना आ रहा है? कितना आएगा? -4 से +4 गया है, एक कार्बन है, कितना चेंज आया? 8 का। 8 बच्चों, 4 नहीं आएगा, 8 आएगा। देखो -4 से +4 गया ना, तो एन फैक्टर 8 आएगा। इसी तरीके से O2 का एन फैक्टर कितना आएगा? O2 का एन फैक्टर 4, बिल्कुल। तो अब बस लिख देते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ CH4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? मास दे रखा था O2 का 320 ग्राम। तो इक्विवेलेंट के लिए मोल्स ऑफ CH4 into n factor is equal to moles of O2 into n factor। और पता क्या करना था? मास ऑफ CH4 पता करना था। अभी आदित्य बेटा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, बस फटाफट से आपको आंसर दिख ही जाएगा आपकी स्क्रीन पर। देखो तो मास ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास CH4 कितना लिख दूं बच्चों? जल्दी एक एक नंबर बताते जाओ मेरे को। 16, वेरी गुड, इनटू एन फैक्टर की जगह 8 आएगा, है ना? एन फैक्टर यहां लिखा हुआ था 8। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू मास ऑफ O2 कितना दिया है? मास ऑफ O2 कितना दिया है जल्दी बताओ? 320। और मोलर मास ऑफ O2 कितना लिखेंगे? 32। इनटू एन फैक्टर कितना है? 4। वेरी गुड। अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, और ये हो गया 8 टाइम्स। तो यहां से मास ऑफ CH4 कितना आएगा? 80 ग्राम्स। वेरी गुड, 80 ग्राम्स। दिस इज योर आंसर। काफी लोगों ने बता दिया था, काफी सारे लोगों का आंसर आया था, मैं देख रहा था स्क्रीन पे, काफी लोगों ने भेजा था मुझे आंसर। कुछ लोगों ने थोड़ा गड़बड़ भेजा था, सम पीपल सेड 320, सम पीपल सेड 160। तो वो मिस्टेक अपनी करेक्ट कर ली। हाँ आदित्य बेटा, तुमने ये निकाला था। तो अपनी मिस्टेक पता चल गई, जिनका थोड़ा बहुत गड़बड़ आया था, क्या मिस्टेक करी थी? मुझे लग रहा है प्रोबेबली एन फैक्टर में थोड़ी बहुत मिस्टेक की होगी, है ना? चलो तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों। एक सॉल्यूशन ये हो गया हमारा पहले का, सेकंड का भी अपन डिस्कस करते हैं वंस यू आर डन। और नोट हो जाए तो मुझे बता देना। आज क्या पढ़ेंगे?
न्यूमेरिकल करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल लिखेंगे, और देखते हैं अगर बैलेंसिंग हो पाए तो आज बैलेंसिंग स्टार्ट कर देंगे. बैलेंसिंग विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. हो गया? चलो अगले सवाल पे आते हैं. फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgOH whole twice that react with 441 grams of H3PO4 for complete neutralization. तो सॉल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन, रिएक्शन किस किस का कराना है? MgOH whole twice का किससे? H3PO4 से. तो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले तो ये बता दो मेरे को, कोई बताएगा? सवाल में वही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बिना प्रोडक्ट के भी कर सकते हो. एसिड बेसिक न्यूट्रलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये बताओ. ये बेस और ये एसिड, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करा दो, तो ये बनेगा Mg3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O. अब इसमें बैलेंसिंग नहीं करते अपन, बैलेंसिंग करके भी हो सकता था, अपने को तो न्यूट्रलाइजेशन करना है. इसमें एन फैक्टर कितना आएगा जरा कोई बताएगा? एन फैक्टर MgOH होल ट्वाइस का कितना लिख दूं मैं? 2 है ना, 2 OH देगा ये, दिस विल गिव अस 2 OH, तो इसका एन फैक्टर 2. और H3PO4 का एन फैक्टर बच्चों 3. बिल्कुल, ये एसिड बेस में करवाए थे, याद है, लिखे हुए थे ये MgOH होल ट्वाइस और H3PO4 दोनों एग्जांपल लिखे थे अपन ने. हाँ, अब बस मास इसका अपन मान लेते हैं x या m मान लेते हैं, और इसका मास कितना दे रखा है? 441 ग्राम्स. अच्छा, मोलर मास MgOH होल ट्वाइस का कितना आता है? मोलर मास, अच्छा मोल्स ही निकालने, चलो इसका मोलर मास नहीं लिखते, इसका मोलर मास बता दो H3PO4 का, इसकी जरूरत तो पड़ेगी आपको. मोल्स निकालने हैं तो MgOH की बिना मोलर मास के भी काम हो जाएगा. ये आएगा 98 ग्राम. बिल्कुल. तो देयरफॉर इक्विवेलेंट ऑफ MgOH होल ट्वाइस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4, दोनों को बराबर कर देते हैं. मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर. यहां मोल्स पता करने हैं, एन फैक्टर अपना 2 आया है, इसके मोल्स में गिवन मास इज 441 अपॉन मोलर मास इज 98 इंटू एन फैक्टर इज 3. अच्छा, 98 और 441 डिवाइड होते हैं क्या? हाँ, कितने टाइम्स? 49 टू जा, और ये 49 9 टाइम्स. बिल्कुल, है ना. तो बस अब अपना काम तो काफी आसान हो गया. मोल्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3/4, 27/4, कितना आएगा? बिल्कुल, दिस विल बी 13.5 का आधा, विच इज 6.75 मोल्स. ये किस किस का आंसर आया था 6.75 मोल्स? आदित्य, वेदिका, हिमांशी और कुमुद, श्रेय, राज 6.7 गलत किया थोड़ा. विवेक, पार्वती गुड, विभव, निखिल, अक्षरा, जयराज, ठीक है, गुड. बट समझ में तो सबको आ गया ना? अब तो कर लोगे इस टाइप के सवाल, किसी को दिक्कत नहीं है? हाँ, एलेनाइट आदित्य, अच्छा नाम है. ठीक है, तो अपन कुछ एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लिख लेते हैं, उनके भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एक आध क्वेश्चन अपन कर लेंगे. फिर कुछ क्वेश्चंस में आपको और एक दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे बैलेंसिंग पे जाने से पहले. ठीक है, ये सबने नोट कर लिया? मोलर मास गलत कैलकुलेट कर लिया था, हाँ चयन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो सबने नोट कर लिया? हाँ, मैं एग्जाम्पल और भेज दूंगा, बिल्कुल.
आपकी मॉड्यूल में भी देख रहा था मैं, काफी अच्छे से दे रखे हैं, क्वेश्चंस भी काफी बढ़िया दे रखे हैं, आसान और टफ दोनों का मिक्सचर दे रखा है। चलो तो लेट्स राइट सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। लिखो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, अगली हेडिंग, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing agents। लुईस एसिड्स क्या होते हैं बेटा? लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बेसिकली। वैसे तो ऑल मतलब एसिड्स अगर हैं तो वो लुईस एसिड्स भी होंगे, बट लुईस एसिड डेफिनेशन जो बनाई थी वो इलेक्ट्रॉन गेन के ऊपर बनाई थी। स्पीशीज दैट गेन इलेक्ट्रॉन आर लुईस एसिड्स। ओके, आ जाओ पढ़ेंगे ये आगे चल के अपन, एसिड्स बेसिस की थ्योरी भी आती है। तो पहले अपन लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले को क्या कर रहे होंगे ये? क्या कर रहे होंगे सामने वाले को? ये क्या करेंगे? नहीं, सामने वाले को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज खुद क्या होंगे? रिड्यूस, है ना? बिल्कुल। तो दे ऑक्सीडाइज अदर्स, दे ऑक्सीडाइज others and themselves get reduced, ब्रैकेट में दैट इज take electrons from others, दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। विभव कौन से ग्राफ? श्रोडिंगर के? क्लास के एंड में एक बार बता देना मेरे को, है ना? चलो बच्चों तो लिखते हैं अपन फटाफट से। इधर देखो, नंबर 1 पहला एग्जांपल, डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं कह सकते कोई, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो काफी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे डाइक्रोमेट है, परमैंगनेट है। तो Cr2O7 2 नेगेटिव, इसको डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। इसको नीचे लिखता हूं मैं, दिस इज नोन एज डाइक्रोमेट आयन। तो जब ये सामने वाली को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 में। और इसका एन फैक्टर क्या आएगा बच्चों? Cr2O7 का एन फैक्टर क्या आएगा? 7 आएगा? नहीं नहीं नहीं, क्रोमियम +6 में था, +6 से कहां चला गया? +3। तो 2 क्रोमियम है, +6 से +3 जा रहे हैं, तो इन फैक्टर कितना आएगा? 6। बिल्कुल, ये टाइप का एग्जांपल करवा चुका हूं मैं पहले आपको, है ना? सेकंड, MnO7 माइनस, इसको कहते हैं परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन। तो ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे MnO4 माइनस gets converted to Mn+2 in acidic medium, ये बनाता है Mn+2 in acidic medium। एसिडिक मीडियम लोगे, हाँ MnO4 है, अच्छा मैं 7 लिख दिया है, दिस इज MnO4 नेगेटिव, दिस इज MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन। एसिडिक मीडियम में दिस विल कन्वर्ट टू Mn+2। अगर हमने एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस को लिया तो +2 जाएगा। अब मुझे इसका एन फैक्टर बताओ, यहां ये प्लस किस में है? +7 में है ना? कलर चेंज कर देते हैं इसको, अपन येलो से लिख देते हैं। यहाँ ये +7 में है, +7 से +2 गया, एक ही Mn है,
तो एन फैक्टर कितना आएगा? एन फैक्टर कितना आएगा? 5। वेरी गुड। अच्छा, एसिडिक मीडियम की जगह अगर आपने माइल्डली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम ले लिया तो दिस विल गेट कन्वर्टेड टू MnO2. MnO2 is mildly basic और न्यूट्रल। MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 4 आएगी, +4। तो एन फैक्टर क्या आएगा? MnO4 माइनस का एन फैक्टर क्या आएगा? 3। है ना? राज पूछ रहा था सर 5 कैसे? बेटा ये +7 से +2 गया तो कितने का चेंज आया? एक में 5 का, तो एन फैक्टर 5 आ गया। अगर बेसिक मीडियम ले लोगे स्लाइटली या न्यूट्रल लोगे तो MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा MnO2 में, तो 7 से जाएगा +4 में, तो यहाँ कितने का चेंज आएगा? बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई दिया। गुड, प्रेषा, गीत, गिरिजा, श्रेया, वेदिका, प्रयति जो नाम स्क्रीन पे देख रहे हैं, समृद्धि। 3 आएगा बिल्कुल। आदित्य, है ना? एक लास्ट केस और होता है, अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम ले लें अपन, इफ यू टेक स्ट्रांगली बेसिक मीडियम या बेसिक मीडियम, तो ये MnO4 2 माइनस बनाएगा इन बेसिक मीडियम। तो बच्चों इस केस में इसका एन फैक्टर क्या आएगा? माइल्डली बोले तो pH 7 या 7 से थोड़ा सा ज्यादा, 8 तक हो सकता है। बिल्कुल। तो MnO4 माइनस का एन फैक्टर डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम है उस पर। इस केस में एन फैक्टर आएगा 1। वेरी गुड बच्चों। Mn यहां पर +6 में है, तो 7 से अगर 6 आता है तो इन फैक्टर 1 आएगा। बिल्कुल सही। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कभी रिएक्शन दे दी कि MnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करना है ना, तब वो मीडियम बताएंगे, एसिडिक, न्यूट्रल या स्लाइट बेसिक या बेसिक। तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट Mn+2 या MnO2 या MnO4-2 नेगेटिव यूज करोगे। ठीक है? ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। हाँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काफी यूज होता है, बिल्कुल। ओके, और आगे जाते हैं। थर्ड, IO3- इसको कहते हैं आयोडेट आयन। तो ये कन्वर्ट होता है I नेगेटिव में। इसका एन फैक्टर क्या आएगा? एन फैक्टर 8 से कम होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट 8 या 8 से कम होगी, एन फैक्टर तो बड़ा भी आ सकता है। हाँ भाई बच्चों, आयोडीन -1 गया, कहां से गया? इधर क्या थी? IO3 नेगेटिव में चार्ज क्या है आई पे? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। तो कितना आएगा इन फैक्टर? जल्दी बताओ। 6। वेरी गुड। ठीक है, तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी एक दो और लिखवा देता हूं जो कभी कभी यूज होते हैं। फोर्थ, H2O2 कन्वर्टिंग टू H2O। यहां ऑक्सीजन -1 में है, यहां ऑक्सीजन -2 में है, तो एन फैक्टर कितना आएगा? 2, 4, 1, 3 -1। एन फैक्टर -1 कैसे आ सकता है? कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2। तो H2O2 का एन फैक्टर बताना ना। तो 2 ऑक्सीजन -1 से -2 गए, तो एन फैक्टर कितना आएगा? कितना आएगा? 2 आएगा। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एन फैक्टर है 2 आएगा। नेगेटिव साइन के साथ नहीं लिखते बेटा। तो ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है।
गुड आदित्य, गुड गुड। लिख लिया। फिर से तन्वी बेटा, ये पहले ही करा चुका हूं, इनफैक्टर के एग्जांपल्स में देखना, काफी डिटेल में किया था अपन ने, है ना। H2O का एग्जांपल कराया मैंने। ओके वृतिका, है ना, मैंने एग्जाम्पल H2O का भी कराया था, काफी एग्जाम्पल्स कराए इनफैक्टर में, उनको प्रैक्टिस करना बच्चों। और आपकी मॉड्यूल में भी काफी प्रैक्टिस दी हुई है, उनको ट्राई करो। इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, है ना। प्रेशर ये भी जरूरी नहीं है कि इनफैक्टर अगर बढ़ा रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर है। इनफैक्ट आप लोग देखोगे कि ऑर्गेनिक में जब पढ़ोगे तो MnO4 माइनस जो है वो न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो अलग चीजें हैं, वो सब जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे तब आएगा। इनफैक्टर में बैलेंसिंग के काम आता है। राज बेटा, ये मैं अभी क्लास के एंड में डिस्कस कर दूंगा तुमसे। देर आर लॉट ऑफ मैसेजेस दैट आर ऑन बैकलॉग, तो करते हैं उसका, कुछ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं या क्या हो सकता है। लिखो क्वेश्चन। इन इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन आपको एक रिएक्शन दे रखी है, H2S plus H2O2 giving you S plus 2H2O. Number one, H2O2 acts as an oxidizing agent. Second, H2O2 acts as a reducing agent. Third, H2O2 acts as an acid. या फिर फोर्थ, या फिर फोर्थ, H2O2 acts as a base, क्या होगा। कैसे पता करोगे, सामने वाले को क्या किया उसने देख लो, है ना। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों यहाँ पे -2 है, और प्रोडक्ट में कितनी है, प्रोडक्ट में कितनी है, 0। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया ना। इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसने किया है ऑक्सीडेशन, किसने किया ऑक्सीडेशन, H2O2 ने। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, उसका खुद का रिडक्शन भी हो गया होगा। देखो यहाँ ऑक्सीजन -1 में था, यहाँ ऑक्सीजन -2 में आ गया, तो इसका रिडक्शन भी हो गया। तो जिसका खुद का रिडक्शन हो, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ए आएगा आंसर, बिल्कुल सही बात है। चलो और एक सवाल, और एक सवाल करते हैं अपन। लिख लिया कि सबने, लिख लिया। हाँ, अब एक और सवाल, which of the following species can act
only as oxidizing agents। इनमें से कौन सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है? ठीक है, इसमें मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, दिस कैन हैव मल्टीपल करेक्ट आंसर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नहीं होना चाहिए। चलो, तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं और इसका लॉजिक समझाऊंगा बच्चों की क्या लॉजिक है। नंबर 1 Fe+3, सेकंड I+7, थर्ड Cu+2, फोर्थ Cu+1, फिफ्थ Fe+2, सिक्स्थ। नहीं विवेक, नीट में मल्टीपल करेक्ट वाले नहीं आते हैं, नीट में सिंगल करेक्ट ही आते हैं। बट अब कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना है तो आपको पूछ तो सकते हैं ना। इसके बाद F-, Cl-, O2-, और Pb+2 एंड S2-। तो इनमें से कौन सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग की तरह नहीं कर सकता है? तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, मैं आपको एक हिंट दे दूं। नहीं नहीं, ये सवाल इसलिए दिया है मैंने कि यहां पे रिएक्शन डिपेंडेंसी नहीं रख रहे हैं। जो केसेस हैं जो रिएक्शन डिपेंडेंट होंगे वो आंसर होंगे नहीं। जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव ही नहीं करेंगे वो बताने हैं। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन लेता है। और अगर उसे सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करना है, ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो ऐसी स्टेट में जहां वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो क्या F- से इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है वापस? क्या F- इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं, दे सकता है बच्चों, भाई F पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस, तो F- कैन कन्वर्ट टू F। यहां तक तो जा सकता है क्योंकि फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है। या फिर चलो मैं दूसरा एग्जांपल बता देता हूं, क्या Pb+2 से इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है? पीबी की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? याद है किसी को? पीबी दो स्टेट शो करता है, Pb+2 एंड Pb+4। तो अगर Pb+2 है आपके पास तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा सकते हैं? निकाले जा सकते हैं, क्योंकि दिस कैन कन्वर्ट टू Pb+4। तो ये तो रिड्यूसिंग की तरह भी एक्ट कर जाएगा। अगर +4 में कन्वर्ट हुआ तो Pb कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। ऑक्सीडाइजिंग तो हो ही सकता है भाई, यहां से ये Pb गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर Pb+4 चला गया तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये दोनों की तरह काम कर सकता है ना? तो ये तो आंसर नहीं है। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जहां इलेक्ट्रॉन उनसे और ज्यादा बाहर जाने के केसेस ही नहीं है? यानी कि जो अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सिंपल सी बात है, जो अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करेगा।
तो एक एक करके पूछता हूं, बताओ पहले पहले केस में क्या होगा, क्या ये आंसर है, हाँ या ना? तो काफी सारे लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं। क्या Fe की और कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? सोचो बच्चों, सोच के जवाब देना। नहीं होती है, यानी कि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। अगर इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर पाएगा? सुनना ध्यान से क्या पूछ रहा हूं। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर पाएगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन देने वाला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, तो अब इससे सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ क्या करेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, और सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये आंसर आएगा, दिस विल बी योर आंसर। लेट मी चेंज द कलर। इसी तरीके से आ गया आयोडीन +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखी थी, आयोडीन +7 तक जा सकता है IF7 में। तो आयोडीन अगर +7 में है तो क्या ये और इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हायर स्टेट में जा सकता है क्या? आयोडीन +7 से और ऊपर जा पाता है क्या? नहीं जा पाता। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा ये भी। तो ये भी आंसर हो गया आपका। अच्छा, Cu की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या होती है? कॉपर की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। दो आयन्स होते हैं, कॉपर +1, कॉपर +2, है ना? कॉपर +1, कॉपर +2। तो ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है? कैन इट लूज इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cu+2 पे क्या, Cu+1 पे आते हैं। तो अभी कोई पूछा था कि सर आयोडीन +6 होगा तो क्या होगा, तो बेटा जैसा Cu+1 के साथ होगा वैसा आयोडीन +6 के साथ भी होगा। मुझे बताओ Cu+1 क्या क्या कर सकता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से? बिल्कुल ले सकता है, लेके कॉपर बन जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लूज करके कॉपर +2 में चला जाएगा। तो अब ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग की तरह भी, इस पे दोनों पॉसिबिलिटी है। तो क्या ये हमारा आंसर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमको बोला था कि सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, रिड्यूसिंग होना ही नहीं चाहिए। तो दिस इज नॉट योर आंसर, है ना? अब बताओ पांचवे में क्या होगा? नहीं होगा। रुदि कैसे पता चलेगा, अभी बताता हूं, बिल्कुल। 6th 7th 8th 9th और 10th, इनमें से कोई आंसर होगा क्या? तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा बच्चों, नन ऑफ दीज इज योर आंसर। क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ये रिड्यूसिंग की तरह करेगा, ये रिड्यूसिंग की तरह करेगा, ये दोनों की तरह, और ये रिड्यूसिंग की तरह। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, सुन लो, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट है सुन लो। एलिमेंट्स और species in their highest oxidation state can only act as oxidizing agents। जो अपनी हाईएस्ट पॉसिबल स्टेट में है, जो जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है सब दे चुका है ऑलरेडी, उससे वो इलेक्ट्रॉन नहीं लिए जा सकते हैं, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करे, इलेक्ट्रॉन ले ले। समझ में आया?
बिल्कुल। तो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो होगी किसी भी एलिमेंट की, वो हमेशा 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 ऑक्सीडाइजिंग ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ओनली रिड्यूसिंग की कंडीशन क्या हो जाएगी? ओनली रिड्यूसिंग की कंडीशन क्या हो जाएगी? अच्छा एक काम करो, पहले यहां तक लिख लो, मैं उसके बाद पूछता हूँ। यहां तक लिख लो सब लोग, इसको नोट करके लिख लो, अच्छे से नोट डाल के लिख लो, फिर पूछता हूँ। और फिर इसी सवाल में तुमसे पूछूंगा कि कौन सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। सारा बेटा कैसे पता चलेगा कि हाईएस्ट में है? इसके लिए आपको थोड़े आयन्स पता होने चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन की दो ही पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, Fe+2 और +3, है ना? और आयोडीन के केस में जैसे आपको डाउट है, तो आयोडीन के लिए भी बच्चों में बताया था, मैंने लिखवाया था बड़ा अच्छे से। फिर से वापस वहीं जाना पड़ेगा मुझको। ये देखो, तो यहां कुछ लिखवाया था, दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और पॉजिटिव में मैक्सिमम कहां तक हो सकता है नॉन मेटल्स के लिए लिखवाया था। कहाँ गया वो नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल? हाँ ये देखो, ये लिखवाया था। ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहा जाती है? पी ब्लॉक में N से N-8 तक, है ना? तो यहां बताया था आपको कि भाई N इज दी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो आयोडीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो +7 से -1 तक जाएगा ये। तो +7 इसकी मैक्सिमम है, -1 इसकी मिनिमम है। जैसे नाइट्रोजन के लिए हमने लिखा था 5 से -3 तक, तो नाइट्रोजन के लिए +5 मैक्सिमम, -3 मिनिमम, है ना? हाँ जयराज, Pb+ फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, आया समझ में? आ जाओ, लेट्स गो बैक टू आवर पेज। कहाँ गया भाई? हाँ, तो लिख लिया सबने यहां तक? तब इसके नीचे एक और नोट लिख लेते हैं। नोट का फर्स्ट पॉइंट कर लो इसको, नोट का सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं कि एलिमेंट्स इन देयर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट can only act as what? As reducing agent, बिल्कुल। Therefore in above question, बताओ भाई कौन कौन से सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है ऊपर वाले में, जो अपनी लोएस्ट पॉसिबल स्टेट में है? बिल्कुल, वो जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। जो बच गए वो नहीं, बचे हुए नहीं सारे आएंगे, क्योंकि कुछ लोग दोनों की तरह एक्ट करते हैं। यहां बोला जो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करे। F- ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन और नहीं ले सकता, F-2 नहीं बनता, है ना? और इसके साथ क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन भी Cl-1 तक ही जा सकता है और नीचे नहीं जा सकता। और ऑक्सीजन, ठीक है, और सल्फर, बिल्कुल। तो ये चार सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये चार सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। These can not take electrons, these can only give electron। तो यहां हम लिख लेते हैं F-, कॉमा Cl-, कॉमा O2- एंड S2- कैन ओनली, ध्यान रखना ओनली की बात कर रहे हैं, ओनली act as reducing agents। तो अब
ऐसे कौन से हैं जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं? जो ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकते हैं, रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। जो बचे हुए हैं वो सही बात है भाई, जो ना अपनी हाईएस्ट में है ना लोएस्ट में, बीच में कहीं है। समथिंग विच इज नॉट इन इट्स हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बीच में है, वो दोनों तरफ जा सकता है भाई। या तो इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर चला जाएगा या इलेक्ट्रॉन देके नीचे चला जाएगा, कहीं ना कहीं, है ना। तो द रेस्ट कौन कौन से बच गए भाई? Cu+1, कॉमा Fe+2 and Pb+2 can act as both oxidizing as well as reducing agents depending on the reaction. हाँ गौरी बेटा, मैसेज आ रहा है, बिल्कुल बताओ। इन्हें क्या बोलते हैं? अभी तो डिपेंड कर जाएगा, इनके बारे में प्रोडिक्शन नहीं कर सकते कि दीज कैन एक्ट एज बोथ। तो ये भी सवाल हो सकता था कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की तरह, दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तीनों में से कुछ भी बन सकता था सेम ऑप्शंस के साथ, कि सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग, सिर्फ रिड्यूसिंग, या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों नेचर शो कर सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कुछ एग्जांपल लिख लिए थे, उस पर एक क्वेश्चन भी कर लिया। एक दो एग्जांपल रिड्यूसिंग एजेंट्स के कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग बैलेंसिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हिमांशी देखते हैं, सोचा नहीं है कौन सा स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। लिख लिया सबने? बचा है किसी का लिखने को? लिख लिया है, काफी लोगों का मैसेज आ गया है। चलो, तो हम लोगों ने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स लिखे, कुछ क्वेश्चन करे। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जांपल लिख लेते हैं। कहाँ गई अपनी हेडिंग? पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अब अपना रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सेकंड, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो उसमें लिखो बच्चों, S2 नेगेटिव गिविंग यू S, इसका एन फैक्टर क्या आएगा? तो मैं रिएक्शन लिखता जाता हूँ, आप लोग एन फैक्टर बताते जाना। Fe+2 कन्वर्टिंग टू Fe+3, और Sn+2 converting to Sn+4, या H2O2 converting to O2, या फिर C2O4 2 नेगेटिव converting to CO2। 6th, H2O3 2 नेगेटिव converting to S4O6 2 नेगेटिव। तो इनके एन फैक्टर कैलकुलेट करने हैं बच्चों, आपको एक एक करके।
आपकी हेल्प के लिए मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दी है। हाँ प्रेशा बेटा, H2O2 मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये कंडीशन डिपेंडेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों शो करता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिखवाया कि H2O2 कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। हाँ भाई क्लास लिख लिए क्या? तो मैं एक एक करके एन फैक्टर पूछना स्टार्ट करूं? लिख लिए? पहले का एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा ना, काफी सिंपल है। दूसरे का? दूसरा तो बहुत ही सिंपल है, 1। थर्ड का? 2, बिल्कुल। फोर्थ का? फोर्थ तो किया हुआ है, गलत नहीं बताना, पिटाई हो जाएगी। 2 आएगा बिल्कुल। H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो चाहे रिड्यूसिंग हो, दोनों केस में उसका फैक्टर 2 आता है ना। फिफ्थ में क्या होगा? ये भी किया हुआ केस है। 2 कार्बन है, 3 से 4 जा रहे हैं, कितना आएगा? 2, बिल्कुल। और 2 सल्फर है, 2 से 2.5 जा रहे हैं, कितना आएगा? 1, बिल्कुल। दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, और भी होते हैं बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ मतलब काफी सिंपल है, बिल्कुल। कर लिया? लिख लिया सबने? चलो तो बिफोर मूविंग ऑन टू बैलेंसिंग, हम एक दो क्वेश्चन और कर लें इक्विवेलेंट पे, फिर इसके बैलेंसिंग पे आ जाएंगे। ज्यादा नहीं बचा है, बस बैलेंसिंग एक ही टॉपिक बचा है। बाकी इक्विवेलेंट की प्रैक्टिस तो हम काफी कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना काफी है आई गेस। एक दो इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस और करा देता हूं मैं, इन फैक्टर वाले, इक्विवेलेंट वेट वाले। देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है टेस्ट में बेटा कि बैलेंस सिलेबस कितना देना है, सोचता हूं मैं कहां तक देना है। वैसे बैलेंसिंग दे सकते हैं शायद, देखते हैं। लिखो सवाल, लिखो। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन, the equivalent weight of iodine in the reaction, I2 plus twice of S2O3 2 negative, giving you twice of I negative plus S4O6 2 negative is, or your options are A, molecular weight by 4, B, molecular weight, C, molecular weight by 2, या फिर डी 2 इंटू मोलिकुलर वेट, क्या आएगा? युक्ति बेटा ठीक है, मैं ये सवाल कर लूं उसके बाद ये बता दूंगा। वैसे इस सवाल में यूज ही हो रहा है इसका, ठीक है, मैं बता दूंगा, ये चिंता मत करो। क्या आएगा आंसर बच्चों? कुल मिला के एन फैक्टर का सवाल है, अल्टीमेटली पूछा भले आपसे इक्विवेलेंट वेट है, बट एन फैक्टर निकाल दोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो आयोडीन का एन फैक्टर कितना आ रहा है इसमें? 2। तो आंसर के क्या मार्क कर दें हम? सी, बिल्कुल। दिस इज योर आंसर, वेरी गुड बच्चों। अच्छा, ये जिसको डाउट था सुन लो बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी। एक्स के मेथड से निकालोगे तो सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2, गुड आदित्य। इधर भी एक्स वाले मेथड से निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2.5, है ना। तो 2 सल्फर थे और 2 से कहां गए 2.5, तो 2.5 माइनस 2 करोगे तो 2 इंटू 0.5 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ लोग पूछ रहे थे युक्ति बेटा आपको समझ में आ गया? ठीक है, सवाल में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयोडीन वाले में 0 था, 0 से -1 गया, 2 आयोडीन है तो 2 इंटू 0 माइनस -1, तो 2 आ जाएगा बेटा आंसर। ये एन फैक्टर आ गया।
तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। ठीक, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। लिखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन आपको दे रखी है 3Fe plus 4H2O giving you Fe3O4 plus 4H2. The equivalent weight of Fe will be, और आपको गिवन है atomic weight of Fe is equal to 56. Your options are A 7, B, just a second, B 42, C 63 या फिर D 21। क्या आएगा आंसर? तो कुछ ऑप्शन मैंने जानबूझ कैसे दिए थे जिसमें गलती के चांसेस हो। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है। प्रोडक्ट में कितनी है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की? 8/3। तो सवाल अल्टीमेटली वो हो जाएगा कि एन फैक्टर क्या है। तो एन फैक्टर ऑफ Fe कितना आएगा? कितने Fe हैं? 3 नहीं है बेटा, 1 है। ये एक ही Fe है, ये तो बैलेंसिंग टर्म है ना 3। तो मैं इस 3 से भी करके बता दूंगा, आंसर दोनों से आएगा तो सेम ही। देखो डायरेक्ट लिखेंगे तो एक Fe है, वो 0 से 8/3 गया है, तो एन फैक्टर आएगा 8/3 माइनस 0 इंटू 1, तो ये आएगा 8/3, है ना। या फिर अगर आप 3 से करना चाहते हो तो सुन लो, 3 Fe के लिए तो 3 Fe के लिए डेल्टा ओ एन आएगा 3 इंटू 8/3 माइनस 0, 8 आएगा। सुन लो, लेकिन ये 3 Fe के लिए है ना 8, एक Fe के लिए कितना आएगा? 8/3, क्योंकि आपको एटॉमिक वेट तो Fe का दिया है। और मैं बता दूं, अगर आप 3 Fe से भी सही से करोगे ना तो इससे भी आंसर 7 ही आएगा। कैसे आएगा वो भी सुन लो, वो भी सुन लो कैसे आएगा। 7 बोल रहा हूं, 21 ही आएगा। कैसे आएगा वो भी सुन लो। या तो 8/3 ले लो, या चलो आपने 8 निकाला लेकिन आपने 3 Fe के लिए 8 निकाला ना। इसको ध्यान से सुन लेना बच्चों, ये लिखना मत, ये ध्यान से सुन लो बस। अगर मान लो आपने ये निकाला और आपको फिर भी इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर होता है। 3 Fe का मोलर मास कितना लिखोगे आप? 3 Fe का मोलर मास कितना लिखोगे? 3 इंटू 56 लिखोगे ना।
और अपॉन 8, तो इससे भी आएगा। तो 21 अगर सही से करोगे तो तरीका एग्जैक्टली सही नहीं है, लेकिन अगर लॉजिक आपने सही लगाया है तो भी आंसर 21 ही आएगा। करना ऐसे नहीं है, करेंगे हम कैसे, सुनो, करेंगे हम तरीके से, ऐसे नहीं करेंगे हम, इसी तरीके से करेंगे। हमारा एन फैक्टर हम लिखेंगे 8/3, यहां से या यहां से कहीं से भी एन फैक्टर लिखेंगे। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट इज molar weight by n factor, which is 56 upon 8/3, which will give us 21 as the answer. तो इस तरीके से प्रॉपरली लिखेंगे, इसको लिख लो। एन फैक्टर एक्चुअली 8/3 ही आएगा, क्योंकि हम एफ का निकाल रहे हैं। 3 एफ का निकालते तो 8 आता। आया समझ सबको? ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं और फिर बैलेंसिंग लिखना तो स्टार्ट करते हैं। हाँ आदित्य बेटा, पढ़ रहा हूं मैं आपके रिप्लाईज। आज इतना एक्स्ट्रा जोश कैसे है आपको? आ जाओ बच्चों, एक सवाल होमवर्क। आज आदित्य एकदम, नहीं नहीं मतलब ये नहीं बोला तुमने रिप्लाई दे दो सर, बट ऐसे तुम कह रहे थे ना कि आंसर देते देते मुंह लाल हो गया, तो मतलब आज काफी एंथ्यू में दिख रहे हो। चलो खैर, इधर 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 क्वेश्चन, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। दिस विल बी होमवर्क। लिखो क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयंस, number of moles of oxalate ions oxidized by 1 mole of MnO4 minus ion, oxidized by 1 mole of MnO4 minus ion in acidic medium will be, your options are A 2/5, B 5/2, C 3/5 और डी 5/3। आपको छोटी सी एक हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि रिएक्शन किस किस में होगा। ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 2 नेगेटिव, दिस इज ऑक्सलेट। इसको क्लियरली लिख देते हैं। प्लस MnO4 माइनस, एसिडिक मीडियम में बच्चों MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है? अभी लिखवाया था, कोई बताएगा मेरे को? MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस में जाता है? प्रेशा का रिप्लाई आ गया, कुमुद ठीक है, और कुछ रे अमन, वेदिका गड़बड़ है, चयन आदित्य कृतिका ठीक है ठीक है, सही है सही है। अब तो बढ़िया रिप्लाईज आएगा, गुड। सबने याद से देख लिया है। Mn+2 प्लस ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज होकर क्या बना था ये बताओ, ये भी लिखवाया है। ऑक्सिलेट अगर ऑक्सीडाइज होता है तो किसमें जाएगा? ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता है? खुद ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 में, बिल्कुल। तो ये हिंट है, यानी कि आपको एन फैक्टर निकालने होंगे, इसको कर लेना आप, ठीक है? तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। चलो बच्चों, तो इतने तो क्वेश्चंस काफी आएंगे, इसके सिवा क्वेश्चंस की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को।
अब हम बैलेंसिंग पे आ सकते हैं कि भाई एन फैक्टर का यूज करके बैलेंसिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा लो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। नीट में इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ऐसा फिक्स नहीं होता कि हर साल का पैटर्न फिक्स नहीं होता कि इस चैप्टर से इतने ही सवाल आएंगे, वो नंबर वेरी करता रहता है। बट होगा क्या कि जैसे एन फैक्टर कैलकुलेशन है, अभी एन फैक्टर कैलकुलेशन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो एक चैप्टर तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, कॉन्सेप्ट विल बी इंटरलिंक्ड। ये लो बेटा होमवर्क वाला क्वेश्चन, जल्दी देख नोट कर लो, फिर हेडिंग लिखते हैं अपन अगली। हाँ आईआईटी में तो आते हैं मल्टीपल करेक्ट वाले आंसर्स, बिल्कुल। समृद्धि आज कुछ मोटिवेशन नहीं है क्या? चलो देखते हैं, ठीक है एक काम करते हैं, अगली हेडिंग तो लिखो फिर देखते हैं मोटिवेशन का क्या करना है। लिख लिए सवाल सबने? अभी स्क्रॉल कर दूं ऊपर? ठीक है, लिखो हेडिंग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस में लिखो all balanced equations must satisfy two criteria. All balanced equations must satisfy two criteria. Number one, atom balance in bracket mass balance. उसमें लिखो there should be same number of each kind of atom on both sides of the reaction. There should be same number of each kind of atom on both the sides of the reaction. और second is charge balance. उसमें लिखो the sum of actual charges on both the sides of the equation must be equal. The sum of actual charges on both sides of the equation must be equal. Full stop. उसके नेक्स्ट लाइन से commonly the following two methods are used. Commonly the following two methods are used for balancing chemical equations
for balancing chemical equations for redox processes, for redox reactions कर देते हैं, जिसमें हम पहला टाइप लिखेंगे A is half reaction method or ion electron method. Half reaction method or ion electron method. लिया क्या सबने? डन बाय एवरीवन? बचा है, जल्दी करो जल्दी करो, अब तो हो जाना चाहिए, साथ साथ डिक्टेट करता गया था लिखते लिखते। ठीक है बच्चों, तो हाफ रिएक्शन मेथड अपने को पढ़ना स्टार्ट करना है बैलेंसिंग का। आज अपन नहीं स्टार्ट करते हैं इसको, थ्योरी आज के लिए अपन यहां पर रोक लेते हैं। लेट्स स्टॉप आवर क्लास हियर, है ना। इसी टॉपिक से, फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।